हेलो स्टूडेंट, आई एम सुधांशु एंड वेलकम बैक टू यूर अवन चैनल आशीष तिवारी। आज का वीडियो हिंदी कथा साहित्य के स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट और एग्जाम फोकस वीडियो रहने वाला है। तो स्टूडेंट, अब एग्जाम दूर नहीं है और हम सब जानते हैं कि ड्यू सोल के एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में वही चीज आती है जो स्मार्ट स्टडी करने वाले स्टूडेंट पहले से ही कवर कर लेते हैं। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, वो भी इंग्लिश एंड हिंदी बोथ मीडियम में, जिनके डायरेक्टली एग्जाम में आने के बहुत बहुत ज्यादा चांसेस है। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हमने रैंडम नहीं उठाए बल्कि प्रीवियस ईयर पेपर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और टीचर सजेशन के बेस पर केयरफुल्ली सेलेक्ट किए हैं। तो अगर आप ये 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हो तो मान लो एग्जाम में 80 से 90% पेपर आपका यहीं से कवर हो जाएगा। तो ये सिंगल वीडियो ही आपके एग्जाम पर्पज से बहुत होती है। ओनली इस वीडियो से ही आप अच्छे खासे स्कोर कर सकते हो अपने एग्जाम में, अदर किसी वीडियो की नीड आपको नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और हाँ, इस वीडियो में एक स्पेशल गिववे भी है आप सभी के लिए। तो वीडियो के बीच में हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सभी करेक्ट आंसर देगा तो स्टार्टिंग के 3 लक्की विनर्स को मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। तो ये विनर निकलते ही विनर को हम तुरंत अनाउंस कर देंगे हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर। तो आप सभी हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल फॉलो करके रखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो स्टूडेंट, वीडियो को पूरा देखो, स्किप नहीं करना है, क्योंकि गिववे का जो क्वेश्चन है वो किसी भी मोमेंट पे आ सकता है। और सबसे बेस्ट बात, हमारे लेक्चर फ्री है आपके लिए, एकदम 100% फ्री वीडियो सीरीज। लेकिन अगर आप इन्हीं लेक्चर के वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स चाहते हो तो उनके पेड नोट्स भी अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में। तो प्राइस भी स्टूडेंट फ्रेंडली है एंड कॉम्बो पैक में आपके लिए ऑफर्स भी है। तो स्टूडेंट, अगर आप सिंगल 1 नोट्स लेते हैं तो उसका प्राइस ओनली 45 रुपीज है। एंड अगर आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट के नोट्स लेते हैं तो उसका प्राइस आपको 40 रुपी पर नोट्स के अकॉर्डिंग पड़ेगा। तो जिन स्टूडेंट का 6 सब्जेक्ट का थ्योरी एग्जाम होगा, अगर वो अपने ऑल सब्जेक्ट के नोट्स लेना चाहता है तो आपको 5 नोट्स ही लेने पड़ेंगे, 1 नोट्स आपको फ्री में मिलेगा। ऐसे ही जिन स्टूडेंट के 7 सब्जेक्ट का थ्योरी एग्जाम होता है और अगर वो अपने ऑल सब्जेक्ट का कॉम्बो लेना चाहते हैं तो उन स्टूडेंट को भी उन लोग 6 सब्जेक्ट के नोट्स लेने होंगे, 1 नोट्स आपको भी फ्री मिलेगा। तो बस एक छोटा सा मैसेज करना है आपको गिवन नंबर पर, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आई नीड नोट्स एंड नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अदरवाइज अगर आपको नोट्स नहीं लेने हैं तो आप वीडियो लेक्चर भी देख सकते हो। तो स्टूडेंट, चलो हम शुरू करते हैं हमारे बीए प्रोग्राम के 3rd सेमेस्टर के हिंदी कथा साहित्य, जो कि हमारा DSC 5 मेजर और माइनर दोनों ही सब्जेक्ट का पेपर है। तो स्टूडेंट, चलिए इस सब्जेक्ट के जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर रहने वाले हैं उनको देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आपको इन्हीं सब्जेक्ट के डीपली पढ़ना होगा तो हमने इनकी चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर की जो प्लेलिस्ट है वो भी बनाई हुई है, आप उनको भी जाकर देख सकते हो। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं जो हमारे ये क्वेश्चन आंसर रहने वाले हैं। तो ये टोटल हमारे 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो ये जो 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं, इसमें हमने एक ही क्वेश्चन को 2 टाइप से पूछा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो, इस टाइप से और इस टाइप से। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आपके एग्जाम में अगर इस टाइप से या इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आता है या इनसे रिलेटेड कोई भी टॉपिक आता है तो आपको यही आंसर लिखना है, यही आंसर आपके दोनों क्वेश्चन के लिए इनफ होगा। तो चलिए सबसे पहले स्टूडेंट हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे पूछा गया है, कहानी को परिभाषित करते हुए उसको संरचना में शिल्प के महत्व पद पर प्रकाश डालिए। यहीं पर हमसे अथवा करके पूछा गया है, कहानी के स्वरूप स्पष्ट कीजिए। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमसे पूछा गया कहानी की परिभाषा, उसका स्वरूप, उसकी संरचना में और शिल्प में महत्व को लेकर। तो चलिए इस आंसर की जो शुरुआत है वो हम सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम प्रस्तावना देखेंगे। प्रस्तावना में हम कहेंगे कि कहानी आधुनिक हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। तो कहानी जो है स्टूडेंट, वो आधुनिक हिंदी साहित्य की सबसे सशक्त और सबसे लोकप्रिय विधा है। और स्टूडेंट, जो कहानी गद्य है वो साहित्य का वो रूप है जिसमें कि हम जीवन की किसी एक घटना, अनुभव या समस्या को सीमित शब्दों में प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करते हैं। तो स्टूडेंट, जो कहानी है वो केवल मनोरंजन के लिए ही नहीं होती, बल्कि वो हमारे समाज, मानव मन, यथार्थ, इन सभी का एक जीवन चित्रण भी हमें देती है। तो स्टूडेंट, एक अच्छी कहानी वही होती है जो कि कम शब्दों में ज्यादा बात कह दे और पाठक के मन से भावनात्मक रिश्ता बना ले। तो स्टूडेंट,
यही थी हमारी एक छोटी सी प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो मुख्य भाग में हम सबसे पहले जो बात करते हैं स्टूडेंट, कि सबसे पहले हम जो देखेंगे कि कहानी का स्वरूप क्या होता है और कहानी की परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले कहानी की परिभाषा एवं स्वरूप पर हम बात कर लेते हैं। तो कहानी वह संक्षिप्त गद्य रचना है जिसमें जीवन की किसी एक घटना, समस्या या अनुभव को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। तो कहानी एक संक्षिप्त गद्य रचना है स्टूडेंट, जिसमें जीवन की किसी एक प्रमुख घटना या अनुभव को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, उसको ही हम कहानी कहते हैं। तो चलिए जो कहानी के स्वरूप है स्टूडेंट, उनकी प्रमुख विशेषताएं है, उन विशेषताओं को देख लेते हैं। तो एक एक करके सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा था संक्षिप्तता। तो कहानी का आकार सीमित होता है। तो कहानी जो होती है स्टूडेंट वो छोटी होती है, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो बहुत ही ज्यादा गहरा होता है। तो जैसे आप देखें प्रेमचंद की जो कहानियां है वे छोटी है लेकिन असरदार है। इसके बाद सेकंड हमारा आता है एकता। तो कथा, पात्र और उद्देश्य में एकता होती है। तो घटनाओं स्टूडेंट जो कहानी होती है उसमें जो कथानक है और जो पात्र है और जो उद्देश्य है वे सब एक ही दिशा में चलते रहते हैं, यानी कि उनके उद्देश्य में भी एकता होती है। थर्ड आता है कथानक। तो कहानी का आधार कथानक होता है जो घटनाओं को क्रमबद्ध करता है। तो घटनाओं की क्रमबद्ध प्रस्तुति को कथानक कहते हैं। तो कथानक के बिना स्टूडेंट जो कहानी है वो बहुत ही ज्यादा अधूरी मानी जाती है। इसके बाद आता है फोर्थ पात्र। तो सीमित पात्र होते हैं जो कथ्य को आगे बढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट इसमें जो पात्र होते हैं वे बहुत ही सीमित यानी कि बहुत ही कम होते हैं, लेकिन वे जो पात्र होते हैं वही हमारी कहानी को आगे बढ़ाते रहते हैं। इसके बाद फिफ्थ आता है संवेदना और उद्देश्य। तो कहानी किसी न किसी भाव, विचार या सामाजिक सत्य को अभिव्यक्त करती है। तो हर कहानी किसी न किसी सामाजिक सच्चाई, भावना या विचार को व्यक्त करती है। तो स्टूडेंट यही सब थे हमारे कहानी के स्वरूप की कुछ प्रमुख विशेषताएं जो कि मैंने आपको बता दी। तो यही थी हमारी कहानी की परिभाषा एवं स्वरूप। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है कहानी की संरचना को लेकर। तो अब सवाल उठता है कि कहानी आगे कैसे बढ़ती है, और इसी को कहते हैं हम कहानी की संरचना। तो कहानी की संरचना वह ढांचा है जिसके माध्यम से कथा आगे बढ़ती है। तो स्टूडेंट इस कहानी की जो संरचना होती है इसके कुछ प्रमुख अंग होते हैं, उन प्रमुख अंगों को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो अंग आता है वो आता है प्रस्तावना का। तो कथा की पृष्ठभूमि और पात्रों का परिचय। तो जहां पात्रों और वातावरण का परिचय दिया जाता है उसे ही हम प्रस्तावना कहते हैं। उसके बाद सेकंड आता है कथा विकास, घटनाओं का क्रमिक विकास। तो स्टूडेंट जो कहानी है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है और घटनाओं से जुड़ती जाती है। थर्ड हमारा आता है संघर्ष। तो पात्रों के बीच या पात्रों और परिस्थिति के बीच टकराव। तो पात्र और परिस्थिति के बीच टकराव से ही जो कहानी है स्टूडेंट वो रोमांचक बनती है, यानी कि संघर्ष भी इसका एक प्रमुख अंग माना जाता है। फोर्थ आता है चरम बिंदु। तो कहानी का सबसे प्रभावशाली मोड़। तो स्टूडेंट जो कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है वो हमारा चरम बिंदु है, जहां पर जो पाठक है वो पूरी तरीके से जुड़ जाता है। इसके बाद लास्ट में आता है एक निष्कर्ष। तो कथा का समाधान या संदेश। तो कहानी का जो समाधान है या संदेश है वो भी निष्कर्ष एक प्रमुख अंग हमारा माना जाता है कहानी का। तो बिना अच्छी संरचना के जो कहानी है स्टूडेंट वो बिखर जाती है। तो इसीलिए कहानी की संरचना के ये प्रमुख अंग होते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है कहानी में शिल्प का महत्व। तो अब हम बात कर लेते हैं कहानी की आत्मा पर, जो कि हमारी है शिल्प। तो स्टूडेंट कथ्य क्या है यह जरूरी है, लेकिन शिल्प यह तय करता है कि वह कथ्य पाठक तक कैसे पहुंचेगा। तो शिल्प कहानी की आत्मा होता है। कथ्य को प्रभावशाली बनाने का कार्य शिल्प ही करता है और शिल्प के प्रमुख तत्व है। तो चलिए शिल्प के कुछ प्रमुख तत्वों को देख लेते हैं। सबसे पहले जो शिल्प की बात आती है वो आती है भाषा शैली में। तो सरल, प्रभावपूर्ण और भावानुकूल भाषा। तो सरल, प्रभावपूर्ण और भावानुकूल भाषा कहानी को जीवंत बनाती है। इसके बाद सेकंड आता है संवाद। तो पात्रों को जीवंत बनाने में सहायक। तो संवाद जो है वो पात्रों को जीवित कर देते हैं। इसके बाद थर्ड आता है वर्णन। तो वातावरण और भावनाओं का सजीव चित्रण। तो परिवेश और भावनाओं का सजीव चित्रण हमारे वर्णन में आता है। इसके बाद फोर्थ आता है प्रतीक और बिंब। तो कथ्य को गहराई प्रदान करते हैं। तो कम शब्दों में गहरी बात कहने का जो माध्यम है वो हमारे प्रतीक या बिंब के रूप में ये करते हैं। फिफ्थ आता है कथन या पद्धति। तो प्रथम पुरुष, तृतीय पुरुष आदि दृष्टिकोण। तो प्रथम पुरुष या तृतीय पुरुष दृष्टिकोण जो है वो कहानी के प्रभाव को बदलकर रख देता है।
तो स्टूडेंट शिल्प के बिना जो कहानी है वो केवल घटना विवरण बनकर रह जाती है, जबकि सशक्त शिल्प कहानी को साहित्यिक ऊंचाई प्रदान करता है। तो शिल्प के बिना जो कहानी होगी वो घटना विवरण बनकर रह जाती है, लेकिन अगर उसी शिल्प को हम मजबूत कर दे तो जो कहानी है वो साहित्यिक ऊंचाई को प्रदान कर लेगी। तो स्टूडेंट यही था हमारा कहानी में शिल्प का महत्व। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि जो कहानी का स्वरूप, संरचना और शिल्प है, तो स्टूडेंट ये तीनों ही एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। तो स्टूडेंट कहानी जो है, कहानी की जो सफलता है वो केवल कथ्य पर आधारित नहीं होती, बल्कि उसकी जो प्रस्तुति और शिल्प है उस पर भी वो निर्भर करती है। तो एक सशक्त संरचना और प्रभावशाली शिल्प जो है वो कहानी को पाठक के मन पर स्थायी प्रभाव छोड़ता है और उसके योग्य बातें बनाता है। तो इसीलिए जो कहानी साहित्य की एक पूर्ण और सशक्त विधा के रूप में इसको स्थापित किया जाता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा आंसर नंबर फर्स्ट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है, उपन्यास के स्वरूप पर प्रकाश डालिए अथवा उपन्यास में समाज का ही रूप प्रतिबिंबित होता है, समीक्षा कीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें उपन्यास का स्वरूप और उपन्यास में समाज का ही रूप प्रतिबिंबित होता है, इस कथन की समीक्षा करनी है। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो प्रस्तावना में हम देखेंगे उपन्यास आधुनिक हिंदी साहित्य की एक प्रमुख और व्यापक विधा है। तो उपन्यास जो है स्टूडेंट वो आधुनिक हिंदी साहित्य की सबसे व्यापक और सबसे प्रभावशाली विधा है। तो उपन्यास में मानव जीवन, समाज और समाज की जटिलताओं को विस्तार से प्रस्तुत किया जाता है। तो स्टूडेंट जो उपन्यास है वो केवल एक कल्पना ही नहीं होती, बल्कि वह समाज का एक जीवंत दस्तावेज भी होता है, जिसमें कि हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक यथार्थ को भी देखते हैं। तो स्टूडेंट इसीलिए कहा गया है कि जो उपन्यास है उसको समझे बिना भी जो समाज है उसको पूरी तरह समझना असंभव होगा। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि हमारे मुख्य भाग का आता है। तो मुख्य भाग में स्टूडेंट जब हम सबसे पहले बात करते हैं तो हम बात करते हैं उपन्यास के स्वरूप को लेकर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं उपन्यास का स्वरूप क्या है। तो अब सबसे पहले समझते हैं कि उपन्यास का स्वरूप क्या होता है। तो उपन्यास एक दीर्घ गद्य रचना है जिसमें जीवन के विविध पक्षों का क्रमबद्ध और यथार्थपरक चित्रण किया जाता है। तो स्टूडेंट जो उपन्यास है वो एक दीर्घ गद्य रचना है जिसमें जीवन के विभिन्न पक्षों को क्रमबद्ध, यथार्थपरक और विस्तार से प्रस्तुत किया जाता है और इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं अपनी अपनी होती है। तो चलिए उन विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो विशेषता आती है वो आती है विस्तार को लेकर। तो उपन्यास का आकार बड़ा होता है जिसमें जीवन का विस्तृत चित्रण संभव होता है। तो स्टूडेंट जो उपन्यास है वो बड़ा होता है, लेकिन उसमें जीवन का जो गहन चित्रण है वो बहुत ही ज्यादा संभव होता है। तो जैसे आप देखें प्रेमचंद जी के उपन्यास हो गए जैसे कि गोदान है, गबन है, तो ये हमारे कुछ उदाहरण है। सेकंड आता है कथानक। तो इसमें जटिल और बहुआयामी कथानक होता है। तो उपन्यास का जो कथानक होता है स्टूडेंट वो जटिल और बहुआयामी दोनों होता है, जिसमें कि कई घटनाएं और कई मोड़ उसमें हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद थर्ड आता है पात्र चित्रण। तो अनेक पात्र होते हैं जिनका मानसिक और सामाजिक विकास दिखाया जाता है। तो उपन्यास में स्टूडेंट अनेक पात्र हमें देखने को मिलते हैं जिनका जो मानसिक और सामाजिक विकास है वो हमारे उपन्यास में दिखाया जाता है। इसके बाद फोर्थ आता है समय और स्थान। तो उपन्यास में समय और परिवेश का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। तो स्टूडेंट जो उपन्यास होता है वो किसी विशेष समय और परिवेश से जुड़ा होता है, जिससे कि जो कहानी है वो वास्तविक लगने लगते हैं, यानी कि कहानी की वास्तविकता को ये बढ़ाता है। फिफ्थ आता है यथार्थ बोध। तो जीवन की वास्तविक समस्याओं और संघर्षों का चित्रण। तो स्टूडेंट जो उपन्यास है वो जीवन की सच्चाइयों, जीवन की समस्याओं और जीवन के संघर्षों को उजागर करता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा उपन्यास का स्वरूप। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है उपन्यास में समाज का प्रतिबिंब को लेकर। तो अब आते हैं इस प्रश्न के सबसे महत्वपूर्ण भाग पर कि जो उपन्यास है वो समाज को कैसे प्रतिबिंबित करता है। तो स्टूडेंट उपन्यास को समाज का दर्पण इसलिए कहा जाता है
क्योंकि उसमें समाज की पूरी संरचना हमें देखने को मिलती है। तो चलिए समाज के प्रतिबिंब के प्रमुख रूप अगर हम बात देखें तो सबसे पहला जो आता है वो आता है सामाजिक व्यवस्था को लेकर। तो जाति, वर्ग, धर्म और पारिवारिक संबंधों का चित्रण। तो स्टूडेंट जो उपन्यास होता है उसमें जाति, वर्ग, धर्म और पारिवारिक संबंधों का चित्रण मिलता है। उदाहरण के लिए अगर आप देखें प्रेमचंद के उपन्यासों में ग्रामीण समाज और जातिगत भेदभाव हमें देखने को मिलता है। इसके बाद सेकंड आता है आर्थिक स्थिति, गरीबी, अमीरी, शोषण और असमानता का वर्णन। तो स्टूडेंट गरीबी, अमीरी, शोषण और असमानता ये हमारे उपन्यास के कुछ महत्वपूर्ण विषय होते हैं। इसके बाद थर्ड आता है राजनीतिक प्रभाव को लेकर। तो सत्ता, शासन व्यवस्था और सामाजिक आंदोलन की झलक। तो स्टूडेंट अगर आप देखें जो हमारा शासन होता है, जो हमारी राजनीति होती है, जो हमारा सामाजिक आंदोलन होता है, उन सभी की झलक हमारे उपन्यास में हमें देखने को मिलती है। फोर्थ आता है सांस्कृतिक मूल्य, परंपराएं, रीति रिवाज और नैतिक मूल्य। तो परंपराएं, रीति रिवाज, नैतिक मूल्य और विश्वास ये सभी हमारे उपन्यास में स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देते हैं। तो सांस्कृतिक मूल्य भी इसमें होते हैं। फिफ्थ आता है मानव संवेदना, प्रेम, संघर्ष, पीड़ा और आशा जैसे मानवीय भाव। तो स्टूडेंट प्रेम, करुणा, पीड़ा, संघर्ष और आशा ये सभी उपन्यास को मानवीय बनाते हैं। तो स्टूडेंट हम ओवरऑल कह सकते हैं कि इन सभी तत्वों को में के माध्यम से जो उपन्यास है वो पाठक को सोचने पर मजबूर कर देता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक उपन्यास में समाज का प्रतिबिंब। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो आप उसको निष्कर्ष को देखने से पहले आप इसको जो उपन्यास है इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझिएगा कि अगर हम गोदान उपन्यास को देखें तो उसमें केवल हीरो की कहानी नहीं है बल्कि पूरा ग्रामीण समाज, किसान की पीड़ा और आर्थिक शोषण भी दिखाई देता है। तो यही कारण है स्टूडेंट जो उपन्यास है वो एक व्यक्ति की कहानी होते हुए भी पूरे समाज की जो कहानी है वो बन जाता है। तो यही था हमारा एक उदाहरण। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे एक छोटे से निष्कर्ष की। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि अंततः स्पष्ट है कि उपन्यास का स्वरूप व्यापक, यथार्थपरक और सामाजिक चेतना से जुड़ा हुआ होता है। तो स्टूडेंट जो उपन्यास है वो केवल एक साहित्यिक रचना नहीं है बल्कि वो हमारे समाज का एक जीवन प्रतिबिंब भी है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो उपन्यास है और समाज है ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक है और उपन्यास के माध्यम से ही हमें जो समाज की सच्ची तस्वीर है वो देखने को मिलती है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा आंसर नंबर 2। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट हमसे पूछा गया है पुरस्कार कहानी के नामकरण की सार्थकता पर विचार कीजिए अथवा पुरस्कार कहानी प्रेम और संघर्ष का अनूठा उदाहरण है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर हमें पुरस्कार कहानी की सार्थकता और उसके अनूठे उदाहरण के रूप में उसको देखना है। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं और प्रस्तावना में हम देखेंगे हिंदी कहानी साहित्य में पुरस्कार एक चर्चित और प्रभावशाली कहानी है। तो स्टूडेंट जो पुरस्कार है वो एक संवेदनशील और प्रभावशाली कहानी है और ये जो कहानी है ये मानवीय भावनाओं, सामाजिक यथार्थ और आत्म संघर्ष को बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करती है। तो स्टूडेंट जो लेखक है, लेखक ने इस कहानी में साधारण जीवन की घटनाओं के माध्यम से प्रेम, त्याग और संघर्ष इन सभी की जो भावनाएं है उनको उजागर किया है। तो कहानी का शीर्षक जो है वो पुरस्कार है। तो ये केवल एक नाम ही नहीं है स्टूडेंट, ये बल्कि पूरे कथ्य की एक आत्मा के रूप में भी देखा जाता है। तो यही था हमारा एक छोटी सी प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि हमारे मुख्य भाग का आता है। तो अब सबसे पहले समझते हैं कि कहानी का नाम पुरस्कार क्यों पूरी तरीके से सार्थक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पुरस्कार कहानी के नामकरण की सार्थकता को लेकर। तो कहानी का शीर्षक उसके केंद्रीय भाव को स्पष्ट करता है। पुरस्कार शब्द सामान्यतः किसी उपलब्धि के प्रतिफल को दर्शाता है। तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि जो कहानी का शीर्षक है पुरस्कार वो किसी उपलब्धि या किसी प्रतिफल को दर्शाता है, लेकिन जो ये कहानी है इसमें इसका जो अर्थ है वो गहरे स्तर पर उभरने को हमें देखने को मिलता है। तो चलिए उन कुछ बिंदुओं को देख लेते हैं जो कि नामकरण की सार्थकता के प्रमुख बिंदु है। तो सबसे पहले जो हमारा बिंदु आता है वो हमारा आता है प्रतीकात्मक अर्थ। तो कहानी में पुरस्कार भौतिक नहीं बल्कि भावनात्मक और नैतिक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो कोई पुरस्कार है वो कोई भौतिक वस्तु नहीं है बल्कि जो भावनात्मक और नैतिक मूल्य है उसको इन्होंने पुरस्कार कहा है। सेकंड आता है संघर्ष का प्रतिफल। तो पात्रों के जीवन संघर्ष का परिणाम ही उनका वास्तविक पुरस्कार है। तो कहानी के जो पात्रों के जीवन का जो संघर्ष है
अंत में उनके लिए वही सच्चा पुरस्कार बन जाता है। थर्ड हमारा आता है त्याग और प्रेम का सम्मान। तो प्रेम और त्याग की भावना ही सबसे बड़ा पुरस्कार बनकर उभरती है। तो स्टूडेंट त्याग और निस्वार्थ प्रेम को कहानी में सबसे बड़ा पुरस्कार बताया गया है। फोर्थ हमारा आता है मानवीय गरिमा। तो आत्मसम्मान की रक्षा को कहानी में सर्वोच्च पुरस्कार के रूप में दिखाया गया है। तो स्टूडेंट जो कहानी है उसमें जो आत्मसम्मान यानी कि आप एक तरीके से सेल्फ रिस्पेक्ट कह सकते हैं, तो उसको ही जो लेखक है वो सर्वोच्च पुरस्कार के रूप में बताता है। इसके बाद फिफ्थ आता है कथ्य से सामंजस्य। तो शीर्षक पूरी कहानी के भावार्थ को संक्षेप रूप में प्रस्तुत करता है। तो जो शीर्षक है वो पूरी कहानी के भाव को एक शब्द में समेट लेता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं जो पुरस्कार है स्टूडेंट, ये जो कहानी का नामकरण है वो पूरी तरीके से सार्थक और भाव प्रदान हो जाता है। तो यही था हमारा पुरस्कार कहानी के नामकरण की सार्थकता। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट, वो हमारा आता है पुरस्कार कहानी प्रेम और संघर्ष का अनूठा उदाहरण। तो स्टूडेंट अब आते हैं इस कहानी के सबसे मजबूत पक्ष पर, प्रेम और संघर्ष को लेकर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो कहानी है ये प्रेम और संघर्ष की गहन अभिव्यक्ति है। तो किस तरीके से प्रेम और संघर्ष के कौन कौन से प्रमुख रूप इसमें हमें देखने को मिले। तो सबसे पहले आता है निष्कलुष प्रेम। तो कहानी में प्रेम स्वार्थ रहित और त्यागमय रूप में दिखाई देता है। तो स्टूडेंट जो कहानी में प्रेम है वो स्वार्थ से मुक्त है, ये हमारे त्याग और समर्पण पर आधारित प्रेम है। सेकंड आता है सामाजिक संघर्ष। तो आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां पात्रों को संघर्ष करने पर विवश करती है। तो जो आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां स्टूडेंट वे पात्रों को संघर्ष करने के लिए मजबूर कर देती है, जिससे कि जो सामाजिक संघर्ष है वो भी बढ़ता है। थर्ड हमारा आता है आत्मिक संघर्ष। तो पात्रों के भीतर चलने वाला मानसिक द्वंद कहानी को गहराई देते हैं। तो पात्रों के भीतर चलने वाला स्टूडेंट जो मानसिक द्वंद होता है वो हमारे आत्मिक संघर्ष को बढ़ा देता है, जिससे कि जो कहानी है उसको गहराई भी प्रदान होती है। फोर्थ आता है नारी संवेदना। तो स्त्री पात्र का साहस, आत्मसम्मान और प्रेम कहानी का केंद्र है। तो स्टूडेंट स्त्री पात्र का जो साहस है, आत्मसम्मान है, प्रेम है, ये सभी हमारे कहानी के एक तरीके से केंद्र बिंदु माने जाते हैं। फिफ्थ आता है संघर्ष से उपलब्धि। तो कठिन परिस्थितियों के बावजूद प्रेम और आत्मबल की विजय होती है। तो स्टूडेंट इसमें जो कहानी है, जो ये हमारे एक तरीके से जो पुरस्कार कहानी है, इसमें कठिन परिस्थितियां आती है, लेकिन लास्ट में जो जीत होती है वो प्रेम और आत्मबल की ही होती है। तो स्टूडेंट यही कारण है कि जो ये कहानी है ये हमारे प्रेम और संघर्ष का एक अद्वितीय या प्रेरक उदाहरण बन जाता है। तो यही था स्टूडेंट हमारा पुरस्कार कहानी प्रेम और संघर्ष का अनूठा उदाहरण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो निष्कर्ष को देखने से पहले आप समझिएगा हमारे इस जो हमने अभी आपको बताया पुरस्कार कहानी के बारे में, तो आप इसके एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप इसको समझिएगा कि ये समाज प्रेम और संघर्ष का प्रतीक कैसे है। तो आप कल्पना कीजिए एक इंसान जिसके पास देने को कुछ नहीं, फिर भी वह अपना आत्मसम्मान और प्रेम नहीं छोड़ता। तो समाज भले ही उसे असफल माने, लेकिन उसकी जो आत्मा है वो जानती है कि यही उसका सच्चा पुरस्कार है। तो स्टूडेंट यही जो भावना है ये पुरस्कार कहानी को साधारण से असाधारण बना देती है। तो इसके बाद हमारा जो एक छोटा सा निष्कर्ष आता है उसको हम देख लेते हैं। तो निष्कर्ष से तक कहा जा सकता है कि जो पुरस्कार कहानी का नामकरण है वो पूर्ण रूप से सार्थक और इसके माध्यम से प्रेम त्याग और संघर्ष की भावनाओं को प्रस्तुत करता है। तो स्टूडेंट आप कह सकते हैं ये जो कहानी है ये हमें सिखाती है कि जो जीवन का सच्चा पुरस्कार है वो कोई पैसा या कोई पद नहीं है, बल्कि यानी कि कोई भौतिक वस्तु नहीं है, बल्कि वो प्रेम त्याग आत्मसम्मान इन सभी को ही उसने सच्चा पुरस्कार कहा है। तो इसी कारण से ये जो कहानी है ये पाठकों के मन पर गहरा और स्थायी प्रभाव छोड़ती है, जिस कारण ये लोकप्रिय हो जाती है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा आंसर नंबर 3। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट हमसे पूछा गया है ऐसी होली खेलो लाल की संवाद योजना पर प्रकाश डालिए, अथवा ऐसी होली खेलो लाल की मूल संवेदना पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर हमें दो चीज बतानी है, फर्स्ट हमारी संवाद योजना और सेकंड हमारी मूल संवेदना ऐसी होली खेलो लाल के बारे में। तो चलिए इस आंसर की जो शुरुआत है वो हम सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो प्रस्तावना में हम देखेंगे ऐसी होली खेलो लाल हिंदी भक्ति काव्य परंपरा की एक प्रसिद्ध रचना है जो होली जैसे लोक पर्व को आध्यात्मिक अर्थ प्रदान करती है। तो स्टूडेंट ये जो रचना है इसमें होली जैसे लोक पर्व को आध्यात्मिक अर्थ दिया गया है। तो यहाँ पर जो होली है स्टूडेंट वो
केवल भारी रंगों का उत्सव नहीं है, बल्कि वो हमारी आत्मिक शुद्धि, हमारा ईश्वर भक्ति, इन सभी का एक प्रतीक है। तो जहाँ पर जो ये कवि होता है, वो कवि सांसारिक रंगों की बजाय जो प्रेम, भक्ति और आत्मसमर्पण के रंग है, उन सभी को महत्व देता है, जो कि हमारे जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर संकेत करते हैं। तो स्टूडेंट, यही था हमारी एक छोटी सी प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो हमारे मेन बॉडी यानी कि हमारे मुख्य भाग का आता है। तो स्टूडेंट, अब सबसे पहले समझते हैं इस रचना की संवाद योजना को। तो ऐसी होली खेलो लाल की संवाद योजना। तो इस रचना की जो संवाद योजना है स्टूडेंट, वो बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली और भाव प्रधान है। तो चलिए कुछ विशेषताओं के माध्यम से उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहला जो आता है पॉइंट, वो आता है भक्त और ईश्वर का संवाद। तो कवि भक्त की भूमिका में ईश्वर से संवाद करता है। तो इस रचना में जो कवि है, वो स्वयं को भक्त मानकर जो ईश्वर है उससे संवाद करता है, और यहाँ पर जो ईश्वर की तुलना की गई है वो कृष्ण जी से की गई है। सेकंड आता है निवेदनात्मक शैली। तो संवाद विनय, प्रेम और आत्मीयता से परिपूर्ण है। तो स्टूडेंट, जो इसमें संवाद है वो विनय, प्रेम और आत्मीयता उस संवाद में दिखाई देती है। तो उनसे ये परिपूर्ण संवाद होता है, जो कि हमारा निवेदनात्मक शैली का प्रयोग इसमें किया गया है। थर्ड आता है लोक भाषा का प्रयोग। तो संवाद में सरल, मधुर और लोक प्रचलित भाषा का प्रयोग हुआ है। तो स्टूडेंट, जो हमारा संवाद है वो सरल, मधुर और लोक प्रचलित भाषा के साथ है, जिससे कि जो संवाद है वो प्रभावशाली बन जाता है और लोक भाषा का प्रयोग भी कर पाते हैं। फोर्थ आता है आध्यात्मिक संकेत। तो बाह्य होली के स्थान पर आंतरिक होली खेलने का आग्रह। तो भारी होली खेलने के स्थान पर जो हमारे अंदर के मन की शुद्धि है, जो ईश्वर और भक्ति का प्रेम है, उसके लिए हमें आंतरिक होली खेलने का आग्रह इसमें हमारे कवि ने किया है। फिफ्थ आता है भावनात्मक प्रवाह। तो संवाद के माध्यम से भक्ति की गहराई निरंतर बढ़ती जाती है। तो संवाद के साथ साथ जो भक्ति की तीव्रता है स्टूडेंट, वो भी बढ़ती जाती है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो संवाद योजना है वो रचना को नाटकीयता और भावनात्मक गहराई भी प्रदान करती है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा ऐसी होली खेलो लाल की संवाद योजना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है ऐसी होली खेलो लाल की मूल संवेदना को लेकर। तो अब आते हैं इस रचना की आत्मा पर, इसकी मूल संवेदना पर। तो स्टूडेंट, इस रचना की जो मूल संवेदना है वो भक्ति और आत्मसमर्पण पर आधारित होती है। तो चलिए कुछ बिंदुओं के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहला जो बिंदु आता है वो आता है आध्यात्मिक होली की अवधारणा को लेकर। तो रंग गुलाल के स्थान पर प्रेम और भक्ति के रंग। तो यहाँ पर स्टूडेंट, जो रंग और गुलाल है उसकी जगह प्रेम और भक्ति के रंग के बारे में बात की गई है। यानी कि यहाँ पर हमारा जो ईश्वर के प्रति प्रेम है उसको दर्शाया गया है, न कि किसी भारी रंग को। सेकंड आता है सांसारिक आसक्तियों से मुक्त। तो कवि सांसारिक विकारों को त्यागने का संदेश देता है। तो स्टूडेंट, जो भी हमारे सांस्कृतिक विकार है, जैसे कि हमारे अहिंसा हो गया, आप एक तरीके हिंसा हो गया, हमारे झूठ हो गए, तो ये जो हमारे सांस्कृतिक विकार है इनको छोड़ने का संदेश हमारा कवि इस कहानी में देता है। थर्ड आता है ईश्वर से आत्मिक मिलन। तो आत्मा और परमात्मा के मिलन की भावना को ये दिखाता है। तो भक्त और ईश्वर के मिलन की जो भावना है वो इस रचना का एक प्रमुख केंद्र है। फोर्थ आता है निष्काम भक्ति। तो बिना किसी स्वार्थ के ईश्वर प्रेम की अभिव्यक्ति। तो बिना किसी स्वार्थ के ईश्वर से प्रेम करने की भावना, जो कि निष्काम भक्ति कहलाती है, उसकी अवधारणा भी इसमें पाई जाती है। फिफ्थ आता है मानवीय शुद्धता। तो अंतःकरण की पवित्रता को ही सच्ची होली बताया गया है। तो स्टूडेंट, कवि बताता है कि जो सच्ची होली है वो मन की पवित्रता में ही मानी जाती है। तो स्टूडेंट, इसलिए हम कह सकते हैं जो ये रचना है इसकी मूल संवेदना आध्यात्मिक उन्नयन से जुड़ी हुई है। तो यही थी हमारी ऐसी होली खेलो लाल की मूल संवेदना। तो इसको आप एक स्टोरी के माध्यम से समझिएगा। आप कल्पना कीजिएगा, एक भक्त जो कहता है, हे प्रभु मुझे रंग नहीं चाहिए, बस मुझे अपने प्रेम में रंग दो। तो ये जो भावना है ये ऐसी होली खेलो लाल की एक आत्मा है। तो यही थी हमारी ऐसी होली खेलो लाल की मूल संवेदना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो निष्कर्ष में स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि ऐसी होली खेलो लाल में जो संवाद योजना और मूल संवेदना है ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है। तो संवाद के माध्यम से जो भक्त और ईश्वर है उनके बीच में जो प्रेमपूर्ण संबंध है वो स्थापित होता है। तो जो मूल संवेदना स्टूडेंट वो मनुष्य को आत्मिक शुद्धि और भक्ति की ओर ले जाती है। तो इसीलिए जो ये रचना है ये लोक परम को आध्यात्मिक ऊंचाई प्रदान करती है और जो भक्ति काव्य है उसको एक श्रेष्ठ कृति सिद्ध करती है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष।
जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा आंसर नंबर 4। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट हमसे पूछा गया है, शरणदाता कहानी का सार अपने शब्दों में लिखिए अथवा शरणदाता कहानी के नामकरण की सार्थकता पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर हमसे शरणदाता कहानी का सार और उनके नामकरण की सार्थकता के बारे में पूछा गया है। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम प्रस्तावना देख लेते हैं। प्रस्तावना में हम देखेंगे, शरणदाता हिंदी कथा साहित्य की एक महत्वपूर्ण यथार्थवादी कहानी है। तो स्टूडेंट ये जो कहानी है ये मानवीय संवेदना, करुणा और सामाजिक उत्तरदायित्व की जो भावना है उन सभी को उजागर करती है। तो कहानी ये दिखाती है कि जो कठिन परिस्थिति है उनमें भी किसी को सहारा देना एक सच्ची मानवता माना जाता है। तो स्टूडेंट कहानी का जो शीर्षक है वो शरणदाता है, जो कि पूरे कथ्य संदेश को एक ही शब्द में समेट लेता है। तो यही था हमारे एक छोटी सी प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि हमारे मुख्य भाग का आता है। तो मुख्य भाग में अब हम समझते हैं कहानी का सार, वो भी सरल शब्दों में। तो सबसे पहले हम शरणदाता कहानी का सार देखेंगे। तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं इस कहानी में एक ऐसा पात्र सामने आता है जो कि संकट में फंसे व्यक्ति को शरण देता है। तो स्टूडेंट जो हमारा शरण मांगने वाला व्यक्ति होता है वो असहाय और पीड़ित होता है, साथ ही जिससे जो समाज है वो उसे डर और स्वार्थ के कारण वो उसे ठुकरा देता है। तो स्टूडेंट हर दरवाजा बंद हो जाता है, लेकिन तभी एक व्यक्ति अपने डर, सामाजिक दबाव और जोखिम के बावजूद भी उसे शरण देता है। तो स्टूडेंट वो उसे आश्रय देता है। तो इसी निर्णय के दौरान शरणदाता को आंतरिक संघर्ष से गुजरना पड़ता है, लेकिन अंततः जो करुणा और मानवता है वो जीत जाती है। और कहानी का संदेश हमें साफ यही नजर आता है कि जो संकट की घड़ी है, यानी कि संकट में किसी को आश्रय या शरण देना ही हमारा सच्चा धर्म है। तो स्टूडेंट ये हमने आपको साफ शब्दों में बता दिया कि जो हमारा कहानी का संदेश है वो यही कहना चाहता है कि संकट में किसी को आश्रय देना ही हमारा सच्चा धर्म माना जाता है। तो यही था हमारा शरणदाता कहानी का सार। इसके बाद सेकंड हमारा आता है शरणदाता कहानी के नामकरण की सार्थकता को लेकर। तो अब समझते हैं कि कहानी का नाम शरणदाता क्यों पूरी तरीके से एक तरीके से सार्थक है। तो ये जो नामकरण है ये पूरी तरीके से सार्थक और भावानुकूल माना जाता है। तो क्यों माना जाता है, सार्थकता के कुछ प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो बिंदु आता है वो आता है केंद्रीय पात्र पर आधारित। तो पूरी कथानक शरण देने वाले पात्रों के चारों ओर घूमता है। तो स्टूडेंट जो ये पूरी कहानी है ये शरण देने वाले पात्रों के आसपास ही घूमती है, यानी कि इसमें शरणार्थी को ही दिखाया गया है। सेकंड आता है मानवीय मूल्य का संकेत। तो शरण देना करुणा और सहानुभूति का प्रतीक है। तो स्टूडेंट जो शरण देना है वो करुणा, दया और सहानुभूति का प्रतीक इसमें बताया गया है, यानी कि विपत्ति में किसी को शरण देना ही हमारा असली धर्म है। फिर थर्ड आता है प्रतीकात्मक अर्थ। तो शरण केवल भौतिक नहीं बल्कि भावनात्मक सुरक्षा का भी प्रतीक है। तो जो शरण है वो केवल शारीरिक शरण ही नहीं देना, बल्कि जो मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा है उसको भी हम शरण कह सकते हैं। फोर्थ आता है कथ्य से सामंजस्य। तो शीर्षक कहानी के उद्देश्य और संदेश को स्पष्ट करता है। तो जो कहानी का शीर्षक है वो हमारा उद्देश्य और संदेश को स्पष्ट करता है कि जो व्यक्ति का असली धर्म है वो हमारे खुद की विपत्ति के समय भी दूसरों को शरण देना है। फिफ्थ आता है सामाजिक संदेश। तो समाज को मानवता और जिम्मेदारी का बोध ये कराता है। तो स्टूडेंट इससे जो हमारी ये कहानी है इससे समाज में मानवता और जिम्मेदारी का जो बोध है वो होने लगता है। तो इसीलिए जो शरणदाता कहानी है इसका नाम, भाव और कथ्य दोनों की दृष्टि से ये पूरी तरीके से सार्थक सिद्ध होता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा शरणदाता कहानी के नामकरण की सार्थकता। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो निष्कर्ष में स्टूडेंट आप सोचिए, अगर पूरा समाज चुप हो जाए तो एक इंसान की करुणा कितनी बड़ी बन सकती है। तो शरणदाता यही सिखाते हैं कि इंसान होगा कानून से नहीं संवेदना से तय होता है। तो निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि जो शरणदाता कहानी है वो मानवीय संवेदना और सामाजिक उत्तरदायित्व की सशक्त अभिव्यक्ति है। तो स्टूडेंट कहानी का जो सार है स्टूडेंट वो करुणा और सहानुभूति पर आधारित है, और इसका जो नामकरण है वो पूर्ण तरीके से सार्थक सिद्ध होता है। तो ये जो कहानी है स्टूडेंट ये पाठकों को संदेश देती है कि संकट में किसी को शरण देना ही सच्ची मानवता माना जाता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा आंसर नंबर 5। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में।
तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है, वापसी कहानी के आधार पर गजाधर बाबू की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए अथवा वापसी कहानी का प्रतिपाद स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर हमसे दो चीजें पूछी गई है। फर्स्ट तो गजाधर बाबू के चरित्र चित्रण और सेकंड हमारा कहानी का प्रतिपाद। तो चलिए इसका आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो प्रस्तावना में हम देखेंगे, वापसी हिंदी कथा साहित्य की एक महत्वपूर्ण यथार्थवादी कहानी है। तो स्टूडेंट ये जो कहानी है, ये बदलते सामाजिक परिवेश, पारिवारिक रिश्ते और मानवीय संवेदनाओं को बहुत ही गहरे रंग से प्रस्तुत करती है। तो यहाँ पर जो कहानी का केंद्रीय पात्र है वो है हमारे गजाधर बाबू, जिनके माध्यम से जो लेखक है वो मध्य वर्गीय मानसिकता, आत्मसम्मान और वृद्धावस्था की जो पीड़ा है उसको दिखाते हैं। तो कहानी का प्रतिपाद भी इन्हीं भावनाओं के आसपास घूमता रहता है। तो यही थी हमारी एक छोटी सी प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट, वो हमारा मेन बॉडी यानी कि हमारे मुख्य भाग का आता है। तो मुख्य भाग में हम सबसे पहले बात करते हैं गजाधर बाबू के चरित्र की। तो सबसे पहले हम गजाधर बाबू की चारित्रिक विशेषताएं देखेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है स्टूडेंट उनके चरित्र में, वो आता है आत्मसम्मानी व्यक्ति। तो गजाधर बाबू स्वाभिमानी है और किसी पर बोझ बनकर रहना नहीं चाहते हैं। तो गजाधर जब बाबू जो थे वे स्वाभिमानी थे, वे किसी पर बोझ बनकर जीना नहीं चाहते थे, इसलिए वे आत्मसम्मानी व्यक्ति माने जाते थे। थर्ड आता है संवेदनशील पिता। वे अपने पुत्र से प्रेम करते किंतु बदलते व्यवहार से आहत भी होते। तो वे अपने पुत्र से गहरा प्रेम करते थे, लेकिन पुत्र का जो बदलता व्यवहार था वो उनको ठोस पहुंचा रहा था, एक ठेस पहुंचा रहा था, यानी कि उनके जो व्यवहार थे उससे उन्हें आहत भी हो रही थी। तो इसलिए वे एक संवेदनशील पिता के रूप में भी देखे जाते हैं। थर्ड आता है संघर्षशील व्यक्तित्व। तो जीवन में अनेक कठिनाइयों के बावजूद भी वे आत्मबल बनाए रखते हैं। तो स्टूडेंट जो जीवन की कठिनाइयां है उनके बाद भी जो उनका आत्मबल है वो नहीं टूटता है, इसीलिए उनको एक संघर्षशील व्यक्ति के रूप में भी देखा जाता है। फोर्थ जो हमारा आता है वो हमारा आता है परंपरावादी सोच को लेकर। तो पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों में विश्वास रखते हैं। तो परिवार के बीच रहते हुए भी स्टूडेंट जो वे हमारे व्यक्ति थे, वे संस्कारों और मूल्यों में विश्वास रखते थे, यानी कि उनकी जो सोच थी वो एक तरीके से परंपरावादी सोच थी। फिफ्थ आता है एकाकीपन की पीड़ा। तो परिवार में रहते हुए भी वे मानसिक रूप से अकेले पड़ जाते हैं। तो स्टूडेंट परिवार के बीच रहते हुए भी जो वे थे, वे एक तरीके से वैसे तो फैमिली के साथ थे लेकिन मानसिक रूप से वे अकेले पड़ जाते हैं। तो इन्हीं सभी गुणों के कारण ही जो गजाधर बाबू है वो एक आदर्श व्यक्ति थे, लेकिन स्टूडेंट पीड़ित पिता के रूप में वे हमें देखने को मिलते हैं। तो यही थे स्टूडेंट हमारे गजाधर बाबू की चारित्रिक विशेषताएं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है वापसी कहानी का प्रतिपाद को लेकर। तो अब आते हैं कहानी के मूल संदेश पर, यानी कि इसके प्रतिपाद को लेकर। तो इसका जो प्रतिपाद है स्टूडेंट, वो पारिवारिक संबंधों का एक विघटन है। तो क्यों है उसको हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझ लेते हैं। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है पीढ़ियों का टकराव। तो पुरानी और नई सोच के बीच संघर्ष। तो पुरानी और नई बीच के बीच संघर्ष है, ये हमारे कहानी का केंद्र विषय है। यानी कि जो पिता है और बेटे के बीच जो टकराव है, उनकी जो सोच है वो अलग अलग होती है। सेकंड आता है मध्य वर्गीय त्रासदी। तो आर्थिक दबाव और आत्मसम्मान की टकराहट इसमें होती है। तो जो आर्थिक दबाव और आत्मसम्मान है उसकी टकराहट ही गजाधर बाबू की जो पीड़ा है उसको बढ़ाती रहती है, यानी कि यहाँ पर मध्य वर्गीय त्रासदी को भी दिखाया गया है। थर्ड आता है पारिवारिक संवेदनहीनता। तो रिश्तों में औपचारिकता और स्वार्थ। तो रिश्तों में औपचारिकता और स्वार्थ भी हमें इस कहानी में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जिससे कि जो पारिवारिक संवेदनहीनता है वो भी हमें देखने को मिलती है। फोर्थ आता है एकाकी वृद्ध जीवन। तो वृद्ध की उपेक्षा और मानसिक पीड़ा भी इसमें दिखाई गई है। तो स्टूडेंट जो वृद्ध माता पिता है उनकी उपेक्षा और आधुनिक समाज की जो कड़वी सच्चाई है वो हमें दिखाई गई है कि जब एक माता पिता हमारे बूढ़े हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, तो जो हमारे उनके बच्चे होते हैं वे उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, यानी कि आधुनिक समाज की कड़वी सच्चाई को भी यहाँ पर दिखाया गया है। फिफ्थ आता है वापसी का प्रतीक। तो आत्मसम्मान की रक्षा के लिए गजाधर बाबू का निर्णय है। तो स्टूडेंट यहाँ पर वापसी का जो प्रतीकात्मक करता है वो गजाधर बाबू की वापसी आत्मसम्मान और स्वाभिमान की रक्षा का एक प्रतीक है। तो ये जो वापसी थी स्टूडेंट, ये हार नहीं बल्कि एक आत्मसम्मान की
सच्ची जीत है, जिससे कि जो समाज की कड़वी सच्चाई है वो भी उजागर होती है। तो स्टूडेंट सोचिए, एक पिता जिसने पूरी जिंदगी अपने बेटे के लिए सब कुछ किया, आज उसी ही घर में खुद को बेगाना महसूस करता है। ऐसे में उसका लौट जाना भागना नहीं बल्कि खुद को बचाना है। तो यही जो भावना है ये वापसी कहानी को अत्यंत मार्मिक बना देती है। तो यही था हमारा वापसी कहानी का प्रतिपाद। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि जो वापसी कहानी है उसमें गजाधर बाबू का जो चरित्र है वो आत्मसम्मान, संवेदना और संघर्ष का प्रतीक है। तो कहानी का जो प्रतिपाद है वो हमारे आधुनिक समाज में जो पारिवारिक विघटन है उसको उजागर करता है, और यही कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या प्रगति के नाम पर हम रिश्तों की संवेदना खोते जा रहे हैं। तो आधुनिक जीवन में जो मानवीय रिश्तों का वास्तविक अर्थ है वो क्या है, ये सोचने पर हमें ये कहानी मजबूर कर देती है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा आंसर नंबर 6। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में कि क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट हमसे पूछा गया है, गबन उपन्यास की भाषा शैली पर विचार कीजिए अथवा गबन के आधार पर देवी दान का चरित्र चित्रण कीजिए। तो यहाँ पर हमें गबन उपन्यास की भाषा शैली और उसके चरित्र चित्रण के बारे में, देवी दान के चरित्र चित्रण के बारे में बात करनी है। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो प्रस्तावना में हम देखेंगे, गबन मुंशी प्रेमचंद का एक प्रसिद्ध यथार्थवादी उपन्यास है। इस उपन्यास में मध्य वर्गीय समाज की मानसिकता, नैतिक पतन और सामाजिक दबाव का सजीव चित्रण किया गया है। तो स्टूडेंट जो हमारा गबन रचना है मुंशी प्रेमचंद जी की है, और इसमें उन्होंने मध्यम वर्गीय समाज की मानसिकता, नैतिक पतन, इन सभी को सजीव चित्रण दिया है। तो प्रेमचंद जी की जो भाषा शैली और पात्र है उनके माध्यम से उन्होंने समाज की बुराइयों और उनको सच्चाइयों को भी बहुत प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। तो स्टूडेंट इससे जो चरित्र है उससे प्रेमचंद की जो मानवीय दृष्टि है वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो यही थी हमारी एक छोटी सी प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो मुख्य भाग में स्टूडेंट सबसे पहले जो हम बात कर लेते हैं वो करते हैं गबन उपन्यास की भाषा शैली के बारे में। तो गबन उपन्यास की भाषा शैली हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो आता है वो हमारे भाषा शैली की जो प्रमुख विशेषता आती है वो आती है सरल और सहज भाषा। तो उपन्यास की भाषा आम जनजीवन से जुड़ी हुई है। तो उपन्यास की भाषा इतनी साधारण है जिससे कि जो पाठक है वो आसानी से उससे जुड़ जाता है। सेकंड आता है लोक भाषा का प्रयोग। तो संवाद में बोलचाल की हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा। तो स्टूडेंट जो ये हिंदू उर्दू मिश्रित बोलचाल की भाषा है यही हमारी कहानी को यथार्थ बनाती है, जिससे कि लोक भाषा का प्रयोग भी इसमें हुआ है। थर्ड आता है यथार्थवादी शैली। तो समाज की सच्चाइयों का निष्पक्ष चित्रण। तो समाज की सच्चाइयों को बिना बनावट के प्रस्तुत इसमें किया गया है, यानी कि इसमें यथार्थवादी शैली का प्रयोग किया गया है। फोर्थ आता है संवाद प्रधानता। तो पात्रों के चरित्र को उभारने में संवादों की भूमिका। तो संवादों के माध्यम से जो पात्रों का चरित्र है वो उभर कर सामने आता है। इसके बाद फिफ्थ आता है भावानुकूल भाषा। तो करुण, व्यंग और संवेदनात्मक प्रसंगों में भाषा का उचित प्रयोग। तो स्टूडेंट करुणा, व्यंग्य और संवेदना में जो प्रसंग है उसमें जो भाषा है वो पूरी तरीके से भावों के अनुरूप है। तो स्टूडेंट ये जो भाषा शैली है यही हमारे उपन्यास को जीवंत और प्रभावशाली बनाती है। तो यही थी हमारी गबन उपन्यास की भाषा शैली। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है गबन के आधार पर देवी दान का चरित्र चित्रण को लेकर। तो अब बात करते हैं उपन्यास के एक महत्वपूर्ण पात्र देवीदान की। तो सबसे पहले इसके चारित्रिक विशेषताएं हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो आता है वो एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति था। तो देवीदान अपने कार्य और जिम्मेदारियों के प्रति सजग है। तो स्टूडेंट जो देवीदान था वो अपने कार्य और जिम्मेदारियों के प्रति पूरी तरीके से सजग था। वो अपने कार्य और जिम्मेदारी को समझता था और उन्हें टाइम से पूरा करता था। सेकंड आता है नैतिकता का प्रतीक। तो वह ईमानदारी और सत्यनिष्ठा में विश्वास रखता है। तो स्टूडेंट उसमें किसी भी तरह का स्वार्थ या किसी भी तरीके का बेमाना नहीं था। वो एक ईमानदार और सत्यनिष्ठा में विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। थर्ड आता है सहृदय स्वभाव। तो दूसरों की पीड़ा को समझने वाला संवेदनशील व्यक्ति। तो स्टूडेंट जो हमारा देवीदान था, देवी दीन थी, वो दूसरों की पीड़ा को समझने वाला एक संवेदनशील व्यक्ति था। इसके बाद फोर्थ आता है सामाजिक चेतना। समाज की विकृतियों से अवगत और उनसे चिंतित। तो समाज की विकृतियों से परिचित और उनसे चिंतित रहने वाले जो हमारे देवीदान थे वो उनकी सामाजिक चेतना को दिखाता है। फिफ्थ आता है सहायक पात्र। तो मुख्य पात्रों के जीवन को शिक्षा देने वाला। तो मुख्य पात्रों को सही दिशा देने वाला मार्गदर्शक रूप में जो हमारे ये
देवी दान थे वे एक भूमिका निभाते हैं। तो इसीलिए जो देवी दीन है वो प्रेमचंद के आदर्श पात्रों में से एक माना जाता है, जो कि मानवीय मूल्यों का प्रतिनिधित्व भी करता है। तो यही था हमारा गबन के आधार पर देवी दीन का चरित्र चित्रण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो जहां पर एक और उपन्यास में लालसा और नैतिक पतन दिखता है, वहीं पर जो देवी दीन जैसे जो पात्र है वे ईमानदार की रोशनी बनकर सामने आते हैं। तो यही जो संतुलन है ये गबन को केवल कहानी नहीं बल्कि समाज का आईना भी बना देती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं स्टूडेंट जो गबन उपन्यास की भाषा शैली है वो सरल, प्रभावशाली और यथार्थवादी है। तो जो भाषा है वो समाज की सच्चाई को उजागर करती है, और जो देवीदान का चरित्र है वो नैतिकता, कर्तव्य और मानवीय संवेदना का प्रतीक माना जाता है। तो इसीलिए जो गबन है वो साहित्यिक दृष्टि से एक सशक्त और प्रेरक उपन्यास सिद्ध होता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा आंसर नंबर 7। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट हमसे पूछा गया है कि दिल्ली में एक मौत कहानी वर्तमान समय में प्रासंगिक है, समीक्षा कीजिए, अथवा कहानी के तत्वों के आधार पर हरी बिंदी की समीक्षा कीजिए। तो यहाँ पर हमें दिल्ली में एक मौत कहानी की वर्तमान प्रासंगिकता बतानी है, और सेकंड में हरी बिंदी कहानी की समीक्षा करनी है। तो चलिए इस कहानी की जो शुरुआत है वो हम सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो प्रस्तावना में हम देखेंगे हिंदी कहानी साहित्य में समकालीन यथार्थ को अभिव्यक्त करने वाली कहानियों का विशेष महत्व है। तो स्टूडेंट जो हमारी समकालीन हिंदी कहानी साहित्य का सबसे बड़ा गुण है वो यही है कि वह अपने समय की सच्चाइयों को निडरता से सामने रखता है। तो जहाँ यहाँ पर हमारी दिल्ली में एक मौत कहानी और हरी बिंदी जो कहानी है स्टूडेंट, ये दोनों ही कहानियां हमारे आधुनिक समाज की संवेदनहीनता, सामाजिक विडंबनाओं और मानवीय मूल्यों का जो पतन है उन सभी को उजागर करती है। तो इन्हीं के माध्यम से जो लेखक है वो वर्तमान समय की सच्चाइयों को प्रस्तुत करता है। तो यही था हमारा एक छोटी सी प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि हमारे मुख्य भाग का आता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम बात करते हैं दिल्ली में एक मौत की, यानी कि दिल्ली में एक मौत कहानी की वर्तमान समय में प्रासंगिकता को लेकर। तो चलिए इसके प्रासंगिकता के कुछ प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। तो सबसे पहला आता है शहरी जीवन की संवेदनहीनता। तो महानगरों में मृत्यु भी एक सामान्य घटना बन गई है। तो स्टूडेंट महानगरों में जो मौत है वो भी एक सामान्य खबर बन चुकी है, लोग रुकते नहीं, महसूस नहीं करते। सेकंड हमारा आता है मानवता का हास। तो लोग दूसरों के दुख दर्द के प्रति उदासीन हो गए हैं। तो दूसरों के दुख दर्द के प्रति लोग उदासीन हो गए हैं, यानी कि उनके दुख दर्द को साझा नहीं करना चाहते हैं। थर्ड आता है प्रशासनिक लापरवाही। तो व्यवस्था की असंवेदनशीलता उजागर होती है। तो व्यवस्था की जो बेरुखी और औपचारिक रवैया है वो हमें देखने को मिलता है। तो जो प्रशासनिक लापरवाही है उससे हमारा जो व्यक्ति है उसकी मौत हो जाती है। थर्ड आता है, फोर्थ आता है अकेलापन और भीड़। तो भीड़ में रहते हुए भी व्यक्ति अकेला माना जाता है। तो लाखों लोगों के बीच रहते हुए भी जो व्यक्ति है वो पूरी तरीके से अकेला है, उसको कोई भी अपना नहीं है। फिफ्थ आता है मीडिया और समाज की भूमिका। तो संवेदना की जगह औपचारिकता का बोलबाला। तो संवेदना की जगह जो खबर और तमाशा है वो बन जाता है। मान लीजिएगा अगर आप देखें, मान लीजिएगा कहीं पर भी आपके चौराहे पे, कहीं पर भी रोड पे आपकी कोई लड़ाई बज रही है, तो लोग उनको छुड़ाने की बजाय, उनकी सहायता करने की बजाय उसका खबर और उसके तमाशा बनाने लग जाते हैं, उसकी वीडियो बनाने लग जाते हैं। या किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, उसको चोट लग जाती है, तो उसको हॉस्पिटल लेने की बजाय उसकी वीडियो बनाने लगते हैं। तो यानी कि यहाँ पे मीडिया और समाज की जो भूमिका है वो इस तरीके से हमें दिखाई देती है। तो यही कारण है स्टूडेंट जो दिल्ली में एक मौत कहानी है वो आज भी उतनी सच्ची और प्रासंगिक है जितनी की उस टाइम पर मानी जाती थी। तो यही थी दिल्ली में एक मौत कहानी की वर्तमान समय में प्रासंगिकता। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है कहानी के तत्वों के आधार पर हरी बिंदी की समीक्षा। तो अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट हमारे जो हरी बिंदी कहानी है उसके बारे में। तो अब आते हैं दूसरी कहानी पर, हरी बिंदु की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कथानक की। तो सरल किंतु प्रभावशाली और यथार्थपरक। तो स्टूडेंट इसमें जो कथानक है वो सरल है, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो गहरा और मार्मिक प्रभाव है। सेकंड आता है पात्र चित्रण। तो पात्र सामान्य होते हुए भी जीवंत है। तो पात्र सामान्य है लेकिन वे स्त्री जीवन की वास्तविक पीड़ा को व्यक्त करते हैं। थर्ड आता है संवेदना। तो स्त्री जीवन की पीड़ा और सामाजिक दबावों की अभिव्यक्ति। तो कहानी स्त्री की जो मानसिक पीड़ा और संघर्ष और आत्मसम्मान है उन सभी
सभी को सामने लाती है। फोर्थ आती है भाषा शैली, सहज, प्रतीकात्मक और भाव प्रधान। तो इसकी जो भाषा है वो सरल, प्रतीकात्मक और भाव प्रधान है, यानी कि छोटी सी हरी बिंदी गहरे अर्थ को व्यक्त कर देती है। उद्देश्य क्या है? तो समाज में व्याप्त रूढ़ियों और असमानता पर प्रहार। तो कहानी का उद्देश्य है समाज में स्त्री की पहचान और स्वतंत्रता के प्रश्न को उठाना। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो हरी बिंदी है वो स्त्री के अस्तित्व और आत्मसम्मान का एक प्रतीक बन जाती है। तो स्टूडेंट, एक छोटी सी हरी बिंदी लेकिन समाज को यह भी मंजूर नहीं, यही बताता है कि स्त्री के फैसलों पर समाज कैसे नियंत्रण रखना चाहता है। तो यही था हमारा कहानी के तत्वों के आधार पर हरी बिंदी की समीक्षा। तो स्टूडेंट, चलिए इसको हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि सोचिए, सड़क पर एक शव पड़ा है, लोग फोटो ले रहे हैं लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता। ये जो दृश्य है ये हमारे दिल्ली में एक मौत कहानी का दृश्य माना जाता है। इसी तरीके से एक छोटी सी हरी बिंदी समाज को मंजूर नहीं है। ये हमारा जो हरी बिंदी कहानी है उसके बारे में बताता है कि जो समाज है वो स्त्री के फैसलों पर कैसे नियंत्रण रखना चाहता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं जो दिल्ली में एक मौत कहानी है वो आधुनिक शहरी जीवन की संवेदनहीनता को दिखाती है, जो कि आज के समय में पूरी तरीके से प्रासंगिक है। लेकिन वहीं पर जो हमारी हरी बिंदी कहानी है वो स्त्री जीवन की सामाजिक सच्चाइयों और बंधनों और संघर्ष को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं ये जो दोनों कहानियां हैं ये समाज को आत्ममंथन के लिए मजबूर करती है और साहित्य को सामाजिक चेतना का माध्यम बनाती है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष स्टूडेंट, जिसके साथ ही हमारा जो आंसर नंबर 8 है वो भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 8। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आता है। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 को देखने से पहले मैं आपसे जो हमारे गिववे के क्वेश्चन है वो पूछ लेता हूं। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हम हमारी वीडियो के बीच में कहीं पर भी आपसे कोई 3 क्वेश्चन पूछेंगे, तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सभी करेक्ट आंसर देगा तो स्टार्टिंग के जो 3 स्टूडेंट होंगे उनको मिलेंगे हमारी तरफ से एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। तो चलिए अब जो हमारे जो गिववे के क्वेश्चन है वे हम पूछ लेते हैं। तो सबसे पहला स्टूडेंट जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो रहने वाला है कि गबन उपन्यास के लेखक कौन है। तो जो हमारा गबन उपन्यास है उसके लेखक के बारे में आपको बताना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहने वाला है। इसके बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन रहने वाला है वो हमारा रहने वाला है हरी बिंदी कहानी किससे संबंधित है। तो जो हमारी हरी बिंदी कहानी है जो कि हमने अभी पढ़ी, उसको जो कहानी है वो किससे संबंधित है, किस विचार से संबंधित है वो आपको बताना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है दिल्ली में एक मौत कहानी किस जीवन की संवेदनहीनता को दर्शाती है। तो स्टूडेंट, कौन सा ऐसा जीवन है जो दिल्ली में एक मौत कहानी की संवेदनहीनता को दर्शाता है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट, यही थे हमारे गिववे के 3 क्वेश्चन जो कि मैंने आपसे पूछ लिए। तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में इनका आंसर जरूर देना है। तो चलिए अब हम दोबारा हमारे क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है अब वो रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 9। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है निम्नलिखित की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए, यानी कि यहाँ पर जो व्याख्या है वो हमें कर देनी है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपको एक जो फॉर्मेट है वो बता देता हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपका डेफिनेटली आता ही आता है। तो ये जो पैराग्राफ है स्टूडेंट ये तो चेंज हो जाएंगे, लेकिन जो फॉर्मेट है वो आपका फॉर्मेट यही रहने वाला है। तो मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूं ताकि कोई भी पैराग्राफ आए तो आप इजीली उसका आंसर लिख सको। तो इसी तरीके से आपसे कोई 2 पैराग्राफ पूछ लिए जाएंगे, तो उन 2 में से आपको कोई एक का आंसर करना होगा। तो आपको किस तरीके से करना है, या तो आप डायरेक्ट एक तरीके से लिख सकते हैं उद्धृत गद्यांश की व्याख्या और आप व्याख्या करते चले जाएंगे, या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे प्रसंग। तो प्रसंग में स्टूडेंट आपको क्या लिखना है, या इसको आप संदर्भ भी लिख सकते हैं। संदर्भ लिखना चाहे तो संदर्भ लिख सकते हैं, प्रसंग लिखना चाहे तो प्रसंग लिख सकते हैं। तो प्रसंग में आप क्या लिखेंगे, प्रसंग में आपको लिखना है कि जो हमारा ये पैराग्राफ है ये हमारा किस चैप्टर से यानी कि किस रचना से लिया गया है और उसके लेखक कौन है। तो प्रसंग में आपको ये लिख देना है। प्रसंग के बाद आपको क्या लिखना है, प्रसंग के बाद आपको लिखना है उपयुक्त गद्यांश की व्याख्या। तो उद्धृत गद्यांश की व्याख्या जिस तरीके से हमने यहाँ पर लिखी, तो आपको व्याख्या में क्या करना है, तो जो ये हमारा पैराग्राफ है ये आपका एक तरीके से पूरे सार है। तो आपको क्या करना है, इसी सार को अपने शब्दों में बढ़ाकर लिख देना है। जैसे कि हर कहानी में आपको लिख देना है कि जो ये हमारा
लेखक गद्यांश है, इसमें लेखक ये कहना चाहता है, वो कहना चाहता है, तो आप इसी तरीके से इसको बढ़ा बढ़ा कर लिख देंगे। तो आपको एक तरीके से जो मान लीजिएगा आपका जो पैराग्राफ है वो 5 से 10 लाइन का होगा, लेकिन आपको जब इसका व्याख्या करनी है तो आपको इसी जो व्याख्या है इसको 10 से 15 पेज का लिख देना है, यानी कि सॉरी 10 से 15 लाइन का आपको इसको लिख देना है। तो आपको एक तरीके से जो पैराग्राफ है उसको डबल कर देना है और उसमें बता देना है कि गद्यांश में जो लेखक है वो कहना क्या चाहता है। तो जिस तरीके से इसमें हमने लिखा, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने स्वतंत्रता आंदोलन के बाद की विडंबना स्थिति को उजागर किया है। तो लेखक कहता है कि पहले विदेशी सरकार उन लोगों को जेल डालती थी जो देश की आजादी के लिए संघर्ष करते थे। तो इसी तरीके से आप भी व्याख्या कर देंगे। व्याख्या करने के बाद आप निष्कर्ष लिख सकते हैं या संदेश करके लिख सकते हैं, और संदेश में आप लिखेंगे कि जो भी हमारा ये गद्यांश है इसमें लेखक ने क्या संदेश दिया, यानी कि वो कहना क्या चाहता है। तो जिस तरीके से स्टूडेंट जो हमारी फर्स्ट वाला गद्यांश है इसमें जो बात की गई है वो की गई है हमारे स्वतंत्रता को लेकर, यानी कि हमारी एक तरीके से मानव जीवन के स्वाभाविक और वस्तुवाद को लेकर। तो स्टूडेंट इसी तरीके से आपको भी उस जो आपको पैराग्राफ होगा उसमें क्या संदेश देना चाहता है, लेखक कहना क्या चाहता है, वो आपको हमारे निष्कर्ष या संदेश में लिख देना है। तो इसी तरीके से आप सेकंड वाले की भी लिख देंगे। तो सेकंड का भी फॉर्मेट देखो यही रहने वाला है। सबसे पहले आपको प्रसंग लिखना है या संदर्भ लिखना है, उसके बाद आपको व्याख्या कर देनी है, और व्याख्या करने के बाद आपको एक संदेश या आपको एक निष्कर्ष लिख देना है। तो इसी के साथ ही जो हमारा आंसर नंबर 9 है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट यही था हमारा आंसर नंबर 9। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में स्टूडेंट हमसे पूछा गया है टिप्पणी कीजिए। तो सबसे पहले इसमें जो पॉइंट आता है वो आता है दाजू कहानी के पात्र योजना को लेकर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दाजू कहानी की पात्र योजना की। उसके बाद हमसे पूछा गया अजय की कहानी रोज का शिल्प निरूपण। उसके बाद हरी बिंदी कहानी, कहानी की मूल समस्या। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आंसर में लिखेंगे दाजू कहानी की पात्र योजना को लेकर। तो स्टूडेंट सबसे पहले बात करते हैं हम दाजू कहानी की पात्र योजना की। तो इस कहानी का जो पात्र है स्टूडेंट वो हमारा दाजू है, जो कि स्नेहशील, एक तरीके से त्यागी और जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो उसके चरित्र के अगर हम प्रमुख विशेषता देखें तो उसका जो चरित्र है स्टूडेंट वो ग्रामीण जीवन की आत्मीयता और पारिवारिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि आत्मीयता और पारिवारिक मूल्य का वो प्रतीक माना जाता है। इसी तरीके से जो सहायक पात्र है स्टूडेंट वे तो कम है, लेकिन जो दाज्य के चरित्र है उसको उभारने में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो जो सभी पात्र है वे यथार्थवादी है, साथ ही वे कहानी के उद्देश्य से जुड़े हुए होते हैं। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं स्टूडेंट जो जादू कहानी की जो पात्र योजना है वो सरल, संतुलित और भाव प्रधान और उद्देश्यपरक मानी जाती है। तो यही थी दाजू कहानी की पात्र योजना। इसके बाद सेकंड हमारा आता है अज्ञे की कहानी रोज का शिल्प निरूपण। तो अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट अज्ञे की कहानी रोज के शिल्प पर। तो जो रोज कहानी है स्टूडेंट वो हिंदी कहानी की एक प्रयोग धर्मी और मनोवैज्ञानिक रचना मानी जाती है। तो इसके शिल्प की प्रमुख विशेषताएं क्या है उसको हम देख लेते हैं। तो जो हमारी कहानी है इसमें प्रतीकात्मक और मनोवैज्ञानिक शैली का प्रयोग किया गया है, यानी कि यहाँ पर घटनाओं से अधिक पात्रों के आंतरिक भाव और मानसिक द्वंद्व को महत्व दिया गया है। तो स्टूडेंट भाषा की बात करें तो इसकी जो भाषा है वो संक्षिप्त, प्रतीकात्मक और संकेतात्मक है। तो जो कथन है वो भी अंतर्मुखी माना जाता है। तो इसी प्रकार से जो रोज का शिल्प है स्टूडेंट वो आधुनिक हिंदी कहानी की जो नवीन प्रवृत्ति है उनको दिखाता है। तो यही थी हमारी अज्ञे की कहानी रोज का शिल्प निरूपण। इसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट आता है वो हमारा आता है हरी बिंदी कहानी की मूल समस्या को लेकर। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं हरी बिंदी कहानी की मूल समस्या की। तो ये जो कहानी है ये हमारे समाज की स्त्री की जो सामाजिक स्थिति और जो उसकी पहचान है उससे जुड़ी हुई एक कहानी है। तो इसके मूल समस्या के जो सबसे प्रमुख बिंदु है वो सबसे पहले आता है कि समाज द्वारा स्त्री पर लगाए गए जो बंधन और जो रूढ़ियां है वो इसमें बताई गई है, यानी कि यहाँ पर स्त्री की स्वतंत्र इच्छा और आत्म स्वीकार को न स्वीकार करने की बात की गई है, और पितृकात्मक सोच का दबाव इसमें दिया गया है। तो एक तरीके से जो छोटी सी हरी बिंदी है स्टूडेंट वो स्त्री के अस्तित्व और अस्मिता का प्रतीक भी बन जाती है, और इसीलिए जो हरी बिंदी कहानी है वो स्त्री जीवन के संघर्ष और उसकी पीड़ा की एक सशक्त अभिव्यक्ति मानी जाती है। तो स्टूडेंट यही थी हमारी हरी बिंदी कहानी की मूल समस्या, जिसके साथ ही जो हमारा आंसर नंबर 10 है वो भी कंप्लीट होता है।
तो स्टूडेंट ये थे हमारे हिंदी कथा साहित्य सब्जेक्ट के टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर जो कि डायरेक्टली एग्जाम में आने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इन्हें ध्यान से समझा होगा और अपनी एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर ली होगी। तो स्टूडेंट याद रखो हमारे लेक्चर फ्री है, लेकिन अगर आप चाहते हो वेल ऑर्गेनाइज नोट्स जो कि एग्जाम के लिए एकदम परफेक्ट है तो बस गिवन नंबर पर मैसेज करो और अपने नोट्स सिक्योर करो। और हाँ, हर वीडियो में होता है एक स्पेशल गिव अवे, तो वीडियो के बीच में पूछे गए क्वेश्चंस के लिए रेडी रहो और 3 लक्की विनर्स बन सकते हो आप फ्री नोट्स के। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले एंड हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको मिलते रहे एग्जाम फोकस अपडेट्स और ड्यू सोल के सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर एंड गिव अवे के विनर्स। तो टिल देन स्टे फोकस, स्टडी स्मार्ट और क्रश योर एग्जाम। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।